राम राम टाबरों और किसान के हाल चाल सब आनंद मंगल। देखो आपका पार्ट चल रहा है परमाणु और अणु। उसके अंदर देखो आपने जहां से इस नवी क्लास की किताब शुरू की थी, वैज्ञानिकों ने भी उसी प्रकार से खोजें शुरू की। दोस्तों उन्होंने देखा कि पदार्थ ये कोई भी चीज पकड़ी, भाई ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, इसका कुछ बार होता है, कुछ अलग तत्व होते हैं, कुछ होते हैं। तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तत्व परमाणु कुछ नहीं। केवल उन्होंने ये पाया कि ये बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, यानी असंख्य कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दोस्तों अगर वो छोटे छोटे कण किसी पदार्थ में एक जैसे हैं तो उनको आपने तत्व कह दिया। और यदि मान लो एक से अधिक तत्व मिले हुए हैं लेकिन वो निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं तो आपने उसको यौगिक कह दिया। और फिर इसके बाद में अगर निश्चित अनुपात में नहीं है तो मिश्रण के बाद में समांगी और विषमांगी मिश्रण आपने पढ़ा है। दोस्तों इसके बाद में डाल्टन महोदय आए, उन्होंने बताया कि छोटे छोटे जो कण हैं जिससे पदार्थ मिलकर बना हुआ होता है, इसका सबसे अंतिम पार्टिकल, यानी आप उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से एक चौक होता है बोर्ड पर लिखने का, उसको बारीक से बारीक टुकड़ा जाए और अंतिम वो टुकड़ा जिसका और विभाजन नहीं किया जा सके, वो अंतिम कण इसी प्रकार से किसी पदार्थ के, यानी चौक भी एक पदार्थ है, उसका आप अंतिम कण क्या कहलाता है दोस्तों? परमाणु कहलाया। यानी वो जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये एक नाम मिला, एटम या परमाणु नाम मिला। और इस प्रकार से परमाणु के बारे में खोजें हुई। अब मान लो परमाणु के अंदर क्या होता है दोस्तों, अब परमाणु और अणु और उसके बाद में एक से अधिक मान लो परमाणु उसके अंदर है तो फिर उसको आपने अणु इस प्रकार से आगे समझा। डाल्टन महोदय ने परमाणु के बारे में और जानकारी जुटाना शुरू किया और बोला कि अभाज्य कणों, ये परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण, यानी और इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। और इन्होंने क्या किया, द्रव्यमान के बारे में विशिष्ट कॉन्सेप्ट लाए कि परमाणुओं का कुछ ना कुछ क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान होता है। हाँ साहब, और एक ही तत्व के यानी समान तत्व है तो उनके हर परमाणु का द्रव्यमान समान होगा, और अलग अलग तत्व हैं तो उनके परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक प्रकृति भी इनकी क्या होगी दोस्तों, अलग अलग होगी। इसी प्रकार से यहां पर डाल्टन महोदय की बड़ी ही विशिष्ट उपलब्धि है द्रव्यमान, यानी पदार्थों के यानी परमाणुओं के द्रव्यमान के बारे में डाल्टन महोदय ने यहां बताया। ठीक साहब। और इसके अलावा डाल्टन महोदय का और क्या योगदान रहा कि डाल्टन महोदय का योगदान रहा दोस्तों, इन्होंने स्थिर अनुपात के नियम को बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया। आप लोगों को सबको पता है, याद करिए, स्थिर अनुपात का नियम, यह अनुपात किसका लिया गया था कि पदार्थों के द्रव्यमान का अनुपात लिया गया था। आई बात समझ में? तो द्रव्यमान के कॉन्सेप्ट को किसने ढंग से समझाया? आपके डाल्टन महोदय ने। अब डाल्टन महोदय आए, अब कहीं भी परमाणु कितने बड़े होते हैं, क्या इनको आंखों से देखा जा सकता? नहीं। परमाणु, अब बात करते हैं दोस्तों परमाणु के आकार के बारे में, कि ये कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है। कि परमाणु के बारे में कहा गया है कि बहुत छोटा है। कितना छोटा है साहब, कि इसकी एक इकाई है। जिस प्रकार से आप दूरी को आप मीटर या किलोमीटर में मापते हो, इसी प्रकार से परमाणु के आकार को नैनोमीटर में मापा जाता है दोस्तों। नैनोमीटर देखो, मीटर तो सब जानते हो, नैनोमीटर का मतलब कितना होता है? नैनोमीटर यानी इसका अगर बात करें तो nm, नैनोमीटर कितना होता है दोस्तों? एक नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर, यानी 10⁹ अगर आप मैथ्स के हैं तो इस तरीके को बहुत तरीके से समझ सकते हो कि घात अगर माइनस है इसको प्लस में बदलें तो यानी 1/, अब ये नीचे चला जाएगा, यानी नीचे जाते हैं किस में घात हो जाती है? प्लस में, 10⁹ यानी कहने का मतलब ये 10⁹ कितना होता है दोस्तों? 1 अरब। कितना होता है? 1 अरब। यानी किसी एक चीज के में 1 अरब हिस्सा करूं तो उसका एक हिस्सा क्या कहलाता है? 1 नैनोमीटर कहलाता है। बात समझे? यानी कोई एक परमाणु है, मान लो एक कोई भी वस्तु है, उसके में 1 अरब हिस्से करूं, बराबर 1 अरब हिस्से, और उसका एक हिस्सा क्या कहलाता है? एक हिस्सा किसके बराबर होता है दोस्तों? परमाणु के बराबर। यानी परमाणु इतना छोटा है कि आपको आंखों से भी नहीं देख पाते हो आप, यानी इनको आंखों से नहीं देख पाते हो। तो यहां से एक चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि इसके परमाणु के आकार को किसमें मापा जाता है? नैनोमीटर। और नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁹ और अगर इसका उल्टा करूं कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? तो 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल साहब। अब आ जाइए दोस्तों, डाल्टन आगे बढ़े दोस्तों कि और अधिक जाना जाए परमाणुओं के बारे में, तत्वों के बारे में, पदार्थों के बारे में। तो डाल्टन महोदय ने देखा कि बार बार यदि रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाएगी या मैं किसी बार बोलूंगा कि हाइड्रोजन, तो मैं उसको लिखूं कैसे, उसका प्रतीक क्या हो? जैसे आपने देखा कि किलोमीटर को लंबा चौड़ा लिखने की बजाय आप क्या लिखते हो दोस्तों? km लिखते हो। मीटर को लंबा चौड़ा लिखने की बजाय आप m लिख देते हो।
लीटर को आप LIT या L से आप प्रदर्शित कर देते हो, इस प्रकार से किलोग्राम को K और G से प्रदर्शित कर देते हो। तो इसी प्रकार से आप डाल्टन महोदय ने देखा कि इन तत्वों को जो ज्ञात तत्व हैं मैं उनको प्रतीक के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित करूं, तो उन्होंने कई सारे प्रतीक बताए दोस्तों। हाँ देखो दोस्तों, अब डाल्टन महोदय ने कई सारे यहां पर प्रतीक बताए। देखो दोस्तों, ये देखो हाइड्रोजन का प्रतीक कुछ इस प्रकार से बताया, कार्बन का कुछ प्रतीक इस प्रकार से बताया, ऑक्सीजन का प्रतीक ऐसा, फास्फोरस का प्रतीक ऐसा, कॉपर का प्रतीक ऐसा, सोने का प्रतीक ऐसा, सिल्वर यानी चांदी का प्रतीक एस है ना, ब्रिक और गोले बनाया हुआ है, पारे का प्रतीक कुछ इस प्रकार से प्रतीक बनाया गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसके बाद में धीरे धीरे जैसे खोजे हुई देखा कि यार ये थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा फिट नहीं बैठ रहे इस प्रकार के प्रतीक, क्या किया जाए। इस प्रकार से किलोमीटर को km में बताते, सेंटीमीटर को cm में बताते, मीटर को m से बताते हैं, क्या अपन अंग्रेजी के अक्षर से बता सकते हैं। तो यहां पर डाल्टन महोदय आगे नहीं बढ़ पाए। इसके बाद में इनके क्या आए दोस्तों, आगे चेले चपाटी आए, दूसरे आए दोस्तों, दूसरे वैज्ञानिक आए। उस एक वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों बर्जीलियस। केमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है बर्जीलियस का, तो बर्जीलियस को बड़े सम्मान से बोला जाता है। तो बर्जीलियस ने आए और इन्होंने क्या दिया, प्रतीक दिए। किसके प्रतीक दिए, इन्होंने कुछ बताया, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होती है कहां से शुरू होती है ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है दोस्तों, ऑक्सीजन जो इंग्लिश की स्पेलिंग ओ से शुरू होती है तो इसका प्रतीक दे दिया दोस्तों ओ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहां से शुरू होती है दोस्तों, नाइट्रोजन शुरू होती है एन से, तो एन इसका दे दिया गया। इसी प्रकार से कार्बन, कार्बन कहां से शुरू होता है दोस्तों, तो सी से, तो यहां दे दिया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है दोस्तों, हाइड्रोजन कहां से शुरू होता है, एच से, तो इसका प्रतीक एच दे दिया गया। इस प्रकार से हर प्रकार से अलग अलग तत्वों का प्रतीक अलग अलग दिया गया। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई साहब सल्फर, देखिए सल्फर, सल्फर का प्रतीक क्या दे दिया गया दोस्तों, एस दे दिया। फिर क्या हुआ कि आप जैसे मान लो जिंक, जिंक का प्रतीक किस प्रकार से भाई, जिंक, भाई जिंक की स्पेलिंग कहां से शुरू होती है भाई, जेड से, तो जेड से क्या करे यार, जेड से मजा नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं जिंक, ZINC, इस प्रकार से जिंक का सूत्र होता है। तो एक काम करते हैं आई को उड़ा देते और सी को रख देते, तो यहां तो ZN, इस प्रकार से दो तत्व ले लिए गए। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि पहला तो कैपिटल लेटर यानी बड़ा है और दूसरा स्मॉल लेटर यानी छोटा यहां पर लेटर लिया गया है, यानी दो अक्षर भी लेंगे तो इस प्रकार से लेंगे। इस प्रकार से कॉपर की बात की जाए दोस्तों, तो कॉपर में Cu प्रतीक होता है। कॉपर में कौन सा प्रतीक होता है, Cu। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन में कौन सा प्रतीक है, देखो क्लोरीन C से शुरू होता है, कार्बन को ऑलरेडी C दे दिया गया तो क्लोरीन को दोबारा C नहीं दे सकते, तो इसके दो अक्षर ले लिए गए दोस्तों Cl। लेकिन फिर और एक और आई कि भाई अपन बहुत सारे तत्व ले लिए, किसी के नाम समान है किसी के क्या है, तो फिर क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि सोडियम, कि सोडियम एस से शुरू होता है, हाँ साहब एस से शुरू होता है, तो फिर किसी ने SO दे दे क्या, नहीं यार SO देने में मजा नहीं आ रहा। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, जिस प्रकार से अपने इंडिया में लोकल लैंग्वेज चलती है, अंग्रेजों की लोकल लैंग्वेज को ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा बोली जाती है, जो अब वो लोकल लैंग्वेज में जो शब्द इस्तेमाल लेते हैं वहां से इनके लिए, जिस प्रकार से सोडियम को वहां नेट्रियम बोला जाता है लैटिन भाषा में। कौन सी भाषा दोस्तों, याद रखना, लैटिन या ग्रीक भाषा इसको बोलते हैं। इस भाषा में सोडियम को क्या बोलते हैं दोस्तों, नेट्रियम, क्या बोलते हैं, नेट्रियम। तो नेट्रियम का Na ले लिया गया, तो सोडियम का जहां प्रतीक आप देखेंगे तो Na, N कैपिटल और A स्मॉल लेटर में इस प्रकार से आप देखेंगे। आप पोटेशियम, देखो फास्फोरस को ऑलरेडी P दे दिया गया है, तो पोटेशियम को P नहीं दे सकते, तो क्या दे साहब, इसको, इसका प्रतीक आप देखते होंगे K होता है। K मतलब वही लैटिन भाषा का केलियम। इसी प्रकार से आपने देखा होगा सोना यानी गोल्ड, उसको G नहीं दिया गया है ना, तो उसको कौन सा प्रतीक दिया गया है, Au। Au का मतलब क्या है, यहाँ पर सोने को जो लैटिन नाम है वो कौन सा है दोस्तों, ओरम, को क्या है दोस्तों, ओरम। इस प्रकार से चांदी, जिसका अंग्रेजी में नाम दोस्तों सिल्वर है, एस नहीं दिया गया है, एस ऑलरेडी सल्फर को दे दिया गया है, तो इसको क्या अब ऐसा ही दे दो साहब, ऐसा ही सिलिकॉन को दे दिया गया है, तो चांदी को क्या दे दो, चांदी का लैटिन नाम खोजिए लाए अर्जेंटम, अर्जेंटम के दो अक्षर लिए Ag। इस प्रकार से अब पारा की बात करें, मरकरी की बात करें Hg, हाइड्रोजियम, इस प्रकार से बात करते हैं। और यहां पर लेड की बात करें दोस्तों, लेड Pb, तो प्लम्बम इसका क्या है दोस्तों, लैटिन नाम है। इस प्रकार से कुछ तत्वों को एक
अक्षर से, प्रतीक से बताया गया है, अंग्रेजी के पहले अक्षर से। कुछ को आप यहां पर 2 अक्षर लेके बताया गए और कुछ को लैटिन भाषा के अक्षरों से यहां डिनोट करके बताया गया है कि इसका प्रतीक क्या है। और जिस प्रकार से अपन आगे रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो इन प्रतीकों की जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि आपको अगर कह दिया जाए कि ये क्या लिखा हुआ है तो ये क्या कहे, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बेटे, ना ना ना, ना नहीं है, ये सोडियम है। आप ये पूछते ही बता देना चाहिए कि ये पोटेशियम है। इस प्रकार से आपको सारे प्रतीक याद होने चाहिए ताकि आप केमिस्ट्री को भली बात समझ सके। ओके, अब जितना बोला है एक बार लिखा दिया जाए इसको। हाँ दोस्तों देखो, स्क्रीनशॉट ले इसका। देखो परमाणु के बारे में जो जानकारी थी एक बार और मैंने लिख दी है। इसकी त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है और डाल्टन द्वारा जो कुछ प्रतीक दिए गए हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। वैसे पूछा नहीं जाएगा प्रतीक के बारे में, अब जो पूछा जाएगा बर्जिलियस वो मैं दिखा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले इसका। हाँ दोस्तों स्क्रीनशॉट ले। बर्जिलियस महोदय के सुझावों से आईयूपीएससी एक संस्था दोस्तों जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये संस्था हर अपने जो रासायनिक विज्ञान है दोस्तों इसकी सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ऊपर की संस्था यही डिसाइड करती है कि क्या फाइनलाइज रहेगा। तो बर्जिलियस के सुझावों से इस जो संस्था है इसने फाइनलाइज किया कि किसका क्या प्रतीक रहेगा। तो उस आधार पर आपको मैंने यहाँ जो समझाया था, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक बार मैं सारे प्रतीक कुछ कुछ लिख देता हूं जो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ देखो टाबरों, मैंने एक बर्जिलियस के अनुसार जो इन्होंने सारणी लिखी तो कुछ तत्वों के मैंने लगातार 20 तत्व, देखो सारणी है एक आवर्त सारणी उसे कहते हैं जिसमें तत्व व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित है, उसी व्यवस्था से 1 से लेकर 20 तक के तत्व मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इसी क्रम में वहां पर है जिसका नंबर जो है मैंने वो लिख दिया है और यहाँ प्रतीक आपको लिख दिया है तो आपको याद कर लेने ही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ देखो दोस्तों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या उपलब्धियां रही, देखो सबसे मेन चीज उपलब्धि क्या रही, उन्होंने किसके बारे में बताया दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया। ठीक है, अभी इसके बारे में यहां तक जहां अपन पढ़ रहे हैं वहां तक कोई मालूम नहीं था कि परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, लेकिन इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया और स्थिर अनुपात के नियम की इन्होंने क्या की बढ़िया व्याख्या की, यानी रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर यौगिक कैसे बनते और कैसे नहीं बनते, इन सबकी व्याख्या इन्होंने अच्छी तरीके से की है। अब बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की, किसकी बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट और एग्जाम में पूछा ही जाता है। आज ध्यान से समझना इस चीज को कि परमाणु द्रव्यमान क्या है, वो परिभाषा आप खुद बना लेंगे। अभी देखो, अगर आपको मैं कहूं कि यहां से क्या करना है, जैसे कि यहां एक मैंने क्या कर दिया दोस्तों कि यहां पर मैंने कोई एक मान लो लोहे का टुकड़ा लिया और ये लोहे के टुकड़े का वजन कितना है, 16 किलोग्राम है। कितना है दोस्तों, 16 किलोग्राम है। तो मैं इसको क्या करूंगा कि 16 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया इसको, 16 बराबर बराबर 16 बराबर भागों में मैंने इसको क्या कर दिया, बांट दिया। अब इसका एक भाग मैंने ले लिया साहब। अब मुझे बताओ कि इसका एक भाग कितने किलो का होगा, इसका एक भाग कितने किलो का होगा, बिल्कुल साहब 16 किलो है और 16 बराबर भागों में बांट दिया इस पदार्थ को, तो मान साहब कोई दिक्कत नहीं, इसका एक भाग 1 किलो का होगा। समझ गए बात को, बात समझे। यदि मान लो कोई एक लोहे का टुकड़ा है, उसके मैंने 20 भाग किए, कितने भाग किए साहब, 20 भाग किए, और 20 में से इसके 20 भाग किए और इसका वजन 20 किलो है। 20 को लेके टुकड़े का, लोहे का कोई टुकड़ा है उसके 20 किलो के 20 भाग बराबर कर दिए। चलो साहब, इसमें से एक भाग मैंने बाहर निकाल लिया तो इसका वजन कितना होगा, वो साहब 20 किलो का है। टोटल 20 भाग किए यानी एक भाग इसका 1 किलो का होगा। अच्छा, अब इस 1 किलो को मैं लूं और 1 किलो से मैंने क्या किया कि सब्जियां तोली, टमाटर तोले, जो तोलना था तोला और इसका वजन मैंने मान लिया कि कितना है, 1 किलोग्राम है। आई बात समझ में? हाँ साहब बिल्कुल बात समझ में आ रही। कहां समझाना चाह रहे हो और समझा दो। बिल्कुल, इसको थोड़ा सा और अपन क्लियर करते हैं। जो एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है कि अगर मान लो एक सब्जी वाला है, उसके पास बांट नहीं है, किसी दूसरे के पास बांट है और वो बांट उसको दे नहीं रहा है, फिर उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर के लिए तो दे दे भाई, चलो दे देते हैं। तो उसने क्या किया कि उसके पास में एक तरबूज तोला। उसने क्या किया साहब, तरबूज तोला। हाँ साहब, ये लो साहब, इसने क्या किया, ये एक बड़ा सा तरबूज है, इसको तोला और इसका वजन कितना आया दोस्तों, 12 किलोग्राम आया। कितना आया, 12 किलोग्राम। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस 12 किलोग्राम के
वो कितने टुकड़े करे भाई, उसको सब्जी तो तोलनी है दिन भर, हाँ साहब सब्जी तोलनी है। अब ये तरबूज है, 12 किलो का तरबूज निकल गया, बिल्कुल बराबर, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे पॉइंटों में भी नहीं है, हाँ साहब। अब इसके बराबर भाग कितने निकल गए, बराबर। अब इसके कितने भाग करेगा, हमारे साहब बराबर भाग करना, 12 कर दो, 12, हाँ साहब। इसके बराबर इसके क्या कर दिए, तरबूज के इसने 12 भाग कर दिए, और एक तरबूज इसने बाहर निकाल लिया इस तरबूज का, यानी एक भाग है ये। अब इस एक भाग का तरबूज का वजन कितना होगा साहब, बराबर 12 भाग किए, 12 किलो का है, तो एक कितना होगा साहब, 1 किलो का हो जाएगा। यानी कोई आया कि मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस तराजू में एक तरफ क्या कर देगा, एक तरबूज का ये वाला भाग यहां रख देगा, हाँ साहब, और दूसरे में क्या करेगा, मान लो टमाटर तोल ले, तो लो साहब टमाटर, ये लो साहब टमाटर। अब ये बांट उसको वापस दे दे, ले भाई तेरा ले, मेरा तो अपना काम हो गया, बात समझे तुम, हाँ साहब। अब ये बता दो परमाणु द्रव्यमान क्या है, बिल्कुल साहब। अब आपको एक यूनिट पर पहुंचना है, जैसे यहां तुम 1 किलो पर पहुंचे, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि यहां पर जैसे किलो, वजन को आप किलो में तोले हो, तो परमाणु द्रव्यमान की जो एक यूनिट होती है उसको पहले कहा जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। ए का मतलब एटॉमिक यानी परमाणु, मास यानी द्रव्यमान, और यूनिट मतलब इकाई। यूनिट सभी यूनिट होते हैं, किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, जिसमें मापते हैं उन सबको क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। लेकिन आजकल इसको केवल यू से बताते हैं, यूनिफाइड। किससे बताते हैं, यूनिफाइड। तो जहां किलो कहा गया है, वहां अगर मैं बात करूं तरबूज के एक भाग का कितना होगा साहब, 1 यूनिफाइड। समझ में आ गई, चलो साहब। टोटल कितना था, 12 यूनिफाइड था। चलो अब इस प्रकार से आपको किसी परमाणु को मापना है, हाँ साहब परमाणु को मापना है, तो कोई ना कोई परमाणु लेना पड़ेगा, वहां तो कोई बांट है नहीं, हाँ साहब किसी न किसी परमाणु को लेना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में क्या किया, ऑक्सीजन को लिया साहब। किसको लिया साहब, ऑक्सीजन को तोल रखा था बढ़िया से। इसको पता लगाया कि ऑक्सीजन का भार कितना है, कि 16 यू है साहब, और पहले इसको 16 AMU बोलते थे, हाँ साहब। अब ये जो 16 है, अब इसको क्या कर दो, 16 बराबर बराबर भाग कर दो, तो इसका एक भाग आएगा, वो कितना आएगा साहब, 1 यू आएगा। अब किसी को भी मान लो हाइड्रोजन को तोलना है, हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन का एक भाग इधर लिया, एक तराजू पर 1 यू, और उधर हाइड्रोजन का परमाणु तोला, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्या हुआ, बिल्कुल ताकत तोलिया, बराबर आ गया साहब उसका, यानी हाइड्रोजन का भी भार कितना, 1 यू हो गया, हाँ साहब। चलो और बताओ, अगर मान लो उसको क्या किया, अब नाइट्रोजन को तोला साहब, इधर से किसको तो, ये तो हाइड्रोजन को तोल लिया, अब नाइट्रोजन को तोला साहब। नाइट्रोजन का क्या क्या हुआ दोस्तों, कि ऐसे कितने भाग, ये ऑक्सीजन के बराबर बराबर कितने भाग लिए साहब आपने, 1 भाग। अब ऐसे एक भाग को क्या किया, ये ताकत तो लिया है, एक यहां रखा होगा, नहीं हुआ, यहां पर कितने भाग रख दिया, 14 भाग रख दिए साहब। कितने भाग रख दिए, 14 भाग। और इधर क्या रख दिया, ऑक्सीजन का एटम, यानी ऑक्सीजन का परमाणु, सॉरी नाइट्रोजन का परमाणु रख दिया साहब, नाइट्रोजन का परमाणु रख दिया, जिसका प्रतीक होता है N, हाँ साहब। अब ये नाइट्रोजन के 14 भाग के बराबर ये आया, पकड़ को लिया, बराबर आ गया, 14 भाग रखते ही, तो यानी नाइट्रोजन का वजन कितना मान लिया गया भाई, इसका द्रव्यमान कितना है, 14 यू, यूनिफाइड, और पुरानी भाषा में भी कहे तो AMU, हाँ साहब। और बताओ साहब, मजा आ रहा है, बिल्कुल। अब धीरे धीरे ऑक्सीजन में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, तो ऑक्सीजन में कुछ पॉइंटों में अंतर आता है भार में, इसीलिए सबसे स्टैंडर्ड एक तत्व लिया गया, उसका नाम है दोस्तों कार्बन। क्या नाम है दोस्तों, कार्बन, हाँ साहब कार्बन। कार्बन के कई, मान लो आप समस्थानिक मान सकते, 3 समस्थानिक, लेकिन एक समस्थानिक होता है, वो उसका नाम है कार्बन 12। क्या है समस्थानिक, मतलब इसके कुल मिला के इसके एक जैसे रूप होते, थोड़े बार बार में चेंज होते, आगे जाके पढ़ेंगे उसको आप। तो कार्बन 12 यानी कुल मिला के आप तो ऐसा समझिए, कार्बन उसने लिया तत्व, हाँ साहब कार्बन लिया, और इसका 12 का मतलब क्या है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आया साहब, 12 कैलकुलेट किया गया। इसमें कोई पॉइंटों में ऊपर नीचे कुछ नहीं है, फिक्स 12 है साहब। यानी इसके क्या कर दिए, 12 बराबर भाग कर दिए, क्या कर दिए, 12 बराबर भाग कर दिए, हाँ साहब 12 बराबर भाग कर दिए। तो एक बात मुझे बताओ, किसी भी चीज के 12 बराबर भाग कर दिए, अगर आपने कभी भी इस प्रकार से समझा होगा कि मान लो 1 2 3 4 5 6, इस आकृति के मैंने 6 बराबर भाग कर दिए, तो इसका एक भाग को मैंने 6 अंकित कर दिया, तो इसकी भिन्न क्या बनेगी, ओ मार साहब कोई दिक्कत नहीं, 6 अंकित भाग ऊपर और टोटल भाग 1 2 3 4 5 6 7 नीचे रख दो। यानी ये जो भाग का वजन, या इस भाग का वजन, या इस भाग का जो मात्रा है वो कितनी आएगी, 1/7, हाँ साहब। यानी ये एक क्या है, मतलब किसी 7 बराबर भाग में क्या हुआ है, हाँ साहब। तो यानी इसका एक भाग क्या कहलाएगा, यानी मान लो कार्बन के बराबर भाग किए 12, उसमें से मैंने क्या किया, 12 बराबर भाग किए, उसमें से एक भाग ले लिया साहब, हाँ साहब एक भाग ले लिया, तो इसका एक भाग का वजन कितना होगा, वो मार साहब टोटल 12 है, एक ऊपर लिख दो, तो 1/12 भाग हो, 1/12 भाग हो गया, यानी 1/12 भाग को आप किलो में इससे समझो तो 1 किलो।
किलो, किलो नहीं है ये समझने के लिए आप इसको 1 किलो मान सकते हो। और अगर आप परमाणु की द्रव्यमान की यूनिट में मापें तो क्या होगा, 1 एमयू या 1 यू हो गया। हाँ साहब, अब इसका 1/12 भाग का मतलब क्या, 1/12 भाग का मतलब क्या है, कार्बन 12 का 1/12 भाग का मतलब 1/12 भाग का मतलब 1 भाग हो गया, यानी आप उसको किलो में समझ लीजिए 1 किलो। और यहां अपन बात किलो नहीं है, ध्यान रखना, कोई उठा के मारेगा कौन से मास्टर से पढ़ गया है साला, कोई परमाणु का वजन 1 किलो होता, अपन समझने के हिसाब से ना। तो 1 यू हो गया साहब इसका। हाँ साहब, अब ये ताकत तौलिया लाए साहब इधर से, हाँ साहब लाए साहब, और इस ताकत तौलिया में कार्बन का 1 भाग रखा इधर, हाँ 1 यू, और इधर हाइड्रोजन को तोला साहब, तो हाइड्रोजन बिल्कुल बराबर आ गया, यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया साहब, 1 हो गया। हाँ साहब, बहुत बढ़िया बात। और बताओ साहब, इसके अलावा दोस्तों फास्फोरस को लाए, फास्फोरस को लाए कि कितने होगा, वैसे कितने भाग तोलने पड़ेंगे साहब, 31 यूनिट यहां रखनी पड़ेगी इधर, तब जाके तब ये फास्फोरस बराबर आएगा, यानी फास्फोरस का द्रव्यमान कितना हो गया दोस्तों, 31 यू। आगे बात समझ। हाँ साहब, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। परिभाषा क्या है कि किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, ये उसका परमाणु द्रव्यमान हुआ। देखो परिभाषा थोड़ी रटनी पड़ेगी, है ना, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया ना, मजा आया ना। हाँ, अब इसको नोट्स के रूप में अपन लिखा देते हैं, ठीक है। हाँ मित्रों, देखो स्क्रीनशॉट लो इसका, परमाणु द्रव्यमान है ना, और इनके मैंने यहाँ पर कुछ के यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान लिख दिए हैं। और परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, पुरानी इकाई एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट, हिंदी में परमाणु द्रव्यमान इकाई, और नई है यू, है ना, स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो। नाम इसका यूनिफाइड द्रव्यमान। स्क्रीनशॉट ले। आज की सभा यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। आपको कुछ और भी चाहिए हो मेरे से तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स खुला हो, उसमें लिख सकते हो कि साहब इसको इस प्रकार से सुधारा जा सकता है, हमें थोड़ा मजा कम आ रहा है, मजा दीजिए, थोड़ा इस प्रकार से बनाइए वीडियो को, तो आप हमें राय दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ओके, आज के लिए ही जय सिया राम।